Hello students, welcome to chapter number 4th of class 12 which is chemical kinetics। जितना क्वेश्चन रह गया था आज हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया? वी हैव डिस्कस टिल pseudo first order reactions। Now today we will discuss the temperature dependence of rate of reaction। rate of reaction और temperature पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है? देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या देखोगे? व्हाट यू विल सी दैट आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो इंक्रीज हो जाती है। मैं कह रही हूँ कि टेम्परेचर की इंक्रीज करने से क्या आपके पास क्या ऑब्जर्व हुआ? ये ऑब्जर्व हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर कर लो, व्हेन वी आर डिकम्पोजिंग N2O5, अगर N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें? इन NO2 इन ऑक्सीजन, तो क्या हुआ? व्हाट दे ऑब्जर्व दैट जब आपके पास क्या हुआ? हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट वाज 12 मिनट्स और 500, लेकिन अगर जब हमने टेम्परेचर का इफेक्ट कंसिडर किया, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द डिकम्पोजिशन इट अकर्ड एट अ फास्टर रेट। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ रिएक्शन हो रही है किसकी? आपकी ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के मिक्सचर की, तो वो भी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हुआ? एक्सेलरेट हो गई रिएक्शन, और या कह सकते हो इट इंक्रीजेस द स्पीड। तो अब जब ऐसे सब कुछ ऑब्जर्व हुआ, व्हाट दे गेट दिस they stated, उन लोगों ने ये स्टेट किया that with increase in temperature, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे? with every 10 डिग्री rise in temperature। जब आप क्या करो, इनिशियली अगर मेरा टेम्परेचर T है and I am increasing it 10 times, so with every 10 degree rise in temperature the rate of reaction is nearly doubled। Yet they are saying that rate constant just doubles, rate constant becomes twice। जैसे जैसे अगर मेरे पास T, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल T है, T इज 10 मिनट्स, तो अगर मैं T प्लस 20 मिनट्स में कंसिडर करूंगी, व्हाट यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व दैट रेट कांस्टेंट विल बिकम ट्वाइस, इट विल जस्ट डबल। तो अब ये चीज ऑब्जर्व करने के बाद व्हाट दे सेड दैट उन्होंने क्या किया? अर्हेनियस इक्वेशन आई है which clearly explained the temperature dependence of rate of reaction। तो according to अर्हेनियस इक्वेशन व्हाट दे सेड, उन्होंने कहा कि जो आपके पास क्या होता है K हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू A इनटू E रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। तो अर्हेनियस इक्वेशन ये दी हुई है। अब K आपका क्या है? वेयर R इज योर रेट कांस्टेंट, सॉरी K इज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है। और EA हमारा क्या है? EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, और हमारे पास R क्या है? आप लोगों को मालूम है, गैस कांस्टेंट। व्हाट इज T? T मींस टेम्परेचर। अब ये जो मेरा A है, A was a constant and that A constant it was called as Arrhenius factor। A is Arrhenius factor, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? You can also call it as frequency factor। कितनी तेजी से आपकी रेट जो है अकर हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, और अगर या फिर हम इसे एक और नेम से बुलाते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। ए को हम 3 नेम से कॉल करते हैं। यू कैन इवन कॉल इट एज अर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये आपके पास क्या है? इट इज अ कांस्टेंट टर्म, ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, एंड फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। तो एक रिएक्शन के लिए ए की वैल्यू क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। जैसे आप दूसरी रिएक्शन कंसिडर करोगे, उसके लिए क्या हो जाएगी? उसके लिए वैल्यू आपकी डिफरेंट हो जाएगी। सो यू कैन से दैट ए व्हिच इज अ कांस्टेंट it has a definite value, a specific value for any reaction, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, कोई भी रिएक्शन कैसी चल रही है, क्या सब कुछ चल रहा है, तो देखो अगर एग्जाम्पल
ये बात करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक है, इफ वी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ H2 plus I2 which is forming HI, two molecules of HI। क्या है आपके पास? द फॉर्मेशन ऑफ HI। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन हमने क्या कंसिडर किया है? हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल है, आयोडीन का भी मॉलिक्यूल है, एंड दे आर फॉर्मिंग अ कंपाउंड विच इज HI। अर्हेनियस ने कहा कि ये जो रिएक्शन है ये इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू चलती है। अकॉर्डिंग टू हिम उसने कहा HH का बॉन्ड है एंड II इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ बॉन्ड। सबसे पहले आपके पास एक स्टेज आता है, उसमें व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आपके पास एक स्टेज फॉर्म हुआ है विच अल्टीमेटली विल फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HI। कि जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो बीच में एक ट्रांजिटरी स्टेज बनती है। ये क्या है? ट्रांजिटरी स्टेज, मतलब दिस इज कुछ टाइम के लिए वेरी ट्रांजिटरी स्टेज दिस इज जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ ही सेकंड्स के लिए होगी एंड अल्टीमेटली इट विल फॉर्म योर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये चीज चल रही है, हमने एक रिएक्टेंट प्रोफाइल डायग्राम, अगर हम इसका रिएक्टेंट प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करें, रिएक्टेंट प्रोफाइल डायग्राम आपको क्या बताएगा? इट विल टेल द पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या बताएगा? द एनर्जी चेंज व्हेन द रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो मेरे पास क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी एंड यू आर हैविंग अ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो व्हाट वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ। आपके पास ये वाला ग्राफ ऑब्टेन होता है। अब इस वाले ग्राफ में क्या होगा? देखो ये वाली स्टेज क्या है? जब आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद है H2 plus I2, यही था। अब यहाँ एक स्टेज आया, यहाँ पे क्या होगा? इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना। इट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कोई भी रिएक्शन जब भी अंडरगो करेगी तो इट फर्स्ट फॉर्म्स द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे आप क्या बोल सकते हैं? यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ इंटरमीडिएट स्टेज। और अल्टीमेटली जो क्या करेगा? इट विल फाइनली ब्रेक इनटू या कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स 2HI। अब जो आपका रिएक्शन जितना आपका इसके बीच में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H। जो एनर्जी आपको चाहिए रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए या एक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, उस स्टेज को हम उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट यू कैन डिफाइन एज एक्टिवेशन एनर्जी? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to form the activated complex from the given reactants, and this ultimately will lead to the product formation। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा? देखो मैंने कहा है सबसे पहले हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है एंड देन अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट। तो जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसमें आपके बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, अब जब ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है तो व्हाट विल देयर वुड बी अ रिलीज ऑफ एनर्जी और अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा? देयर वुड बी द चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, अब आपने एक भी बात और ध्यान रखनी है, इसी कंपाउंड में किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो दे डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। कोई मॉलिक्यूल फास्ट मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल स्लो मूव कर रहा है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जीज क्या होती हैं? दे आर डिफरेंट। अगर सबकी काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट हैं, सो व्हाट वी कैन इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटरमाइन द बिहेवियर। हम किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का बिहेवियर कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ कि हमने उस चीज को कैसे कंसिडर किया? वी हैव कंसिडर्ड इट that is you have considered it like a number of molecules। आपने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यानी कि you have considered a number of molecules। ठीक है, और हम उसने क्या किया? there was a scientist, his name was Boltzmann and the next one was Maxwell। तो they used the statistics। उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स यूज की क्या करने के लिए? टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है? ज्यादा है या कम है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो
काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी कैन कैलकुलेट बाय अ ग्राफ। तो हमने व्हाट दे डिड, दे प्लॉटेड अ ग्राफ प्लॉट होगा हियर, you can see it is kinetic energy and what it is, sorry, you can write here kinetic energy and these are fraction of molecules। ठीक है, उन्होंने कहा अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास द ग्राफ इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ठीक है, आपका ग्राफ ये आता है और ये जो मैक्सिमम है ये पीक है, यहाँ पे आप यू कैन कॉल इट एज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब वो अल्टीमेटली क्या देंगे आपको, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। जब उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, व्हाट दे ऑब्जर्व दैट देयर वर मॉलिक्यूल्स व्हिच वर हैविंग द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी और they will definitely form the activated complex। और जो मॉलिक्यूल्स यहाँ थे और यहाँ थे, they were having either less kinetic energy or they were having the more kinetic energy। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यू कैन राइट दिस एज Ne upon Nt। Ne is molecules having energy equal to E and Nt is the total number of molecules। अब ये मैंने आपको बता दिया है। और what they find out that they were having the maximum fraction of molecules। now अब मैंने लोअर और हायर वैल्यूज बता दिए कि आप लोगों को ऐसे प्लॉट करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, दे हैव ऑब्जर्व्ड द रेट ऑफ द टेम्परेचर चेंज ऑन दिस ग्राफ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे इंक्रीज द टेम्परेचर। मैंने कितना इंक्रीज कराया था पहले, जब उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बट दे ऑब्जर्व्ड दैट द पीक गेट ब्रॉडेन्स अप। आपकी एनर्जी क्या थी, हमारे पास जो पीक थी इट ब्रॉडेन्स अप। आपके पास इस बार मेरा ये जो एरिया है ये क्या हो गया है, ये डिक्रीज हो गया है, इट इज T+10 एंड इट इज T। तो आपके टेम्परेचर की वजह से हमारे पास क्या हो गया, जल्दी से मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो गए, मतलब नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दे वर इंक्रीज्ड एंड दे वर फॉर्मिंग मोर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि क्या नाम है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगी, दे आर हैविंग द सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, एक चीज और ध्यान रखनी कि ये जो एरिया होगा इस ग्राफ के अंदर इट विल बी कांस्टेंट, द एरिया विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इट ऑलवेज हैव अ वैल्यू ऑफ यूनिटी। तो हमारे पास ये एरिया क्या रहेगा, इट वुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये चीज इससे क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर the fraction of molecules they also increased। अब देखो होता क्या है, क्यों इंक्रीज हुए, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। भाई जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मॉलिक्यूल्स आपस में इतना टकराएंगे एक दूसरे से, दे विल कोलाइड राइट विद ग्रेटर एनर्जीज। और व्हाट यू विल सी दैट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कोलिजन्स बढ़े, जितने कोलिजन्स बढ़े उतना ज्यादा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई, या यू कैन से रेट कांस्टेंट इज आल्सो इंक्रीज। या कह सकते हो अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच वर हैविंग ग्रेटर एनर्जी दे आल्सो जस्ट गेट डबल्ड। पहले कम पे थी, टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ क्या हुआ, उनकी मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हो, आप अगर मैं बात करती हूँ अर्हेनियस इक्वेशन की, तो द टर्म व्हिच इज e raised to the power minus EA upon RT, इस टर्म को क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस टर्म। तो देखो आप इसे क्या बोलोगे, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये टर्म क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी क्या है, एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इफ वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ, या अगर मैं अर्हेनियस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ लॉग लिखूं, सो व्हाट यू विल राइट। ठीक है, क्या था
K is equals to A into e raised to the power minus EA upon RT. यही था. अगर मैं इसी चीज की ln वैल्यू या log वैल्यू कंसिडर करती हूँ, टेकिंग द log on both sides, what you will get ln K is equal to ln A minus EA upon RT ln E. यही तो चाहिए आपकी वैल्यू. That ln K is equal to ln A minus EA upon RT ln E. ठीक है. अगर हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं किसके बीच में, इन बिटवीन K एंड 1 upon T. अगर मैं प्लॉट करती हूँ K एंड 1 upon T के बीच में ग्राफ, so what you will observe, you will get a straight line but the slope would be negative. तो हमारे पास क्या चाहिए, ये आ जाएगी आपके लाइन. ठीक है. किस किस के बीच में प्लॉट करें, इट इज ln K एंड 1 upon T. इसी की चीज में प्लॉट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट दिस ग्राफ. इसका स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप इज माइनस EA अपॉन R. यही हो जाएगा स्लोप. ठीक है. और ln E इज द इंटरसेप्ट. ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन what we have find out that increasing the temperature or decreasing the activation energy would result in the increase of rate of reaction. आपने क्या ध्यान रखना है, चाहे तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करो, देन यू विल हैव अ फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. क्यों, क्या हो जाएगा अगर डिक्रीज काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी को करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और द एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है. अब एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल इफ यू फॉर कंसीडर इफ यू आर हैविंग टू टेम्परेचर. अगर मेरे पास दो रेट पॉइंट्स हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं, तो यही इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, इट वुड बी मॉडिफाइड एज एग्जांपल इट वाज ln K1 RT1. ठीक है. You will have ln K2 would be equals to ln A minus EA upon RT2 ln E. यही हो जाएगा. यही इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास. आपने ध्यान रखना है कि आपका रेट कांस्टेंट और क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर से बोथ आर डिफरेंट बिकॉज द क्या कहते हैं इक्वेशन आपकी सेम है, तो ए हमारा चेंज ही नहीं होगा फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक. एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी, आपका सिर्फ रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर डिफरेंस आएगा. ठीक है. नाउ जस्ट सबट्रैक्ट द इक्वेशन 1 and 2. फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये. जस्ट सबट्रैक्ट व्हाट यू विल गेट ln K2 upon K1. किसके इक्वल हो जाएगा ln K2 upon K1, इट वुड जस्ट बी इक्वल टू ln A कैंसल्स आउट, इट इज इक्वल टू EA upon R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. यही हो जाएगा. ये आ जाएगी इक्वेशन. अब अगर मैं ln वैल्यू को if I am changing it into log, what you will get, log K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये आपके लिए कब इक्वेशन यूज होगी, when you are having two different temperatures and you need to calculate the rate constant. ठीक है. हो गया यहाँ तक क्लियर आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस. ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट विद द रेट ऑफ रिएक्शन. देखो होता क्या है कैटालिस्ट, व्हाट इज कैटालिस्ट. देखो आपने ध्यान रखना है कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस. तो क्या कर रहा है, सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन without undergoing any chemical change, without undergoing chemical change. मतलब जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, you will recover the catalyst as such. यही तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इंक्रीज कर दे लेकिन खुद रिएक्शन में क्या करे, कोई चेंज अंडरगो ना करे, एज सच आपको रिकवर हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज कैटालिस्ट. ठीक है. अगर देखो कभी कभी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो आप ऐड ऑन करोगे, वो क्या कर देंगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे. इन दैट केस कैटालिस्ट वुड बी कॉल्ड एज इनहिबिटर.
Inhibitor means it is decreasing rate of reaction. यही हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि अगर हम बात करते हैं थ्योरी की, कैटालिस्ट का वो, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की, या कह सकते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी की, जो भी हमने डिस्कस की है, तो दिस थ्योरी सेज दैट कैटालिस्ट इट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इट विल फॉर्म अ टेम्पररी बॉन्ड्स। क्या करती है? इट विल फॉर्म अ टेम्पररी बॉन्ड्स। किसके साथ फॉर्म करेगा वो टेम्पररी बॉन्ड? रिएक्टेंट्स के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, है ना। जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होगा इट इज ट्रांजिटरी इन एग्जिस्टेंस, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करेगा एंड इट वुड डिकम्पोज टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड द कैटालिस्ट। क्या बताया मैंने आपको कि हमारी इंटरमीडिएट थ्योरी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये कहती है कि कैटालिस्ट क्या करेगा, बॉन्ड को बनाएगा किसके साथ? रिएक्टेंट्स के साथ। बहुत ही ऐसे बॉन्ड्स बनाएगा, वीक बॉन्ड्स बनाएगा, एक ट्रांजिटरी स्टेज फॉर्म करेगा जो क्या करेगी, हमारे पास रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराएगी और अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर देगी? प्रोडक्ट फॉर्म कर देगी। ये जो आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है इट वुड ब्रेक टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट वुड बी रिगेन्ड। अब कैटालिस्ट क्या काम करता है? केमिकल रिएक्शन में देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है, तो कैटालिस्ट का क्या फंक्शन है इसमें, हम ये चीज स्टडी करेंगे। देखो कैटालिस्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ। जैसे रिएक्शन स्टडी वो उसे बिल्कुल ही क्या कर देगा, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए, हमने पीछे ये डिस्कस किया है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, आर विल इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज। तो मैंने कहा है कि कैटालिस्ट क्या काम करेगा, कैटालिस्ट ऐसा पाथ प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो आपके पास क्या होगा, जो बैरियर है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने वाला जो बैरियर है वो भी क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो रिड्यूस हो जाता है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी जल्दी बनेगा और जितनी जल्दी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उतनी जल्दी आपका प्रोडक्ट बनेगा। देखो फॉर एग्जांपल आपका वो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रही है, इट इज प्रोसीडिंग लाइक दिस। ये आपकी हो गई है पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया है हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यही हमारा ग्राफ, ये आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है एंड इट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं, ये है विदाउट कैटालिस्ट, एग्जांपल आई एम एडिंग अ कैटालिस्ट, मैंने कोई भी कैटालिस्ट ऐड किया, आपके पास क्या होगा, रिएक्शन ये हो जाएगी। तो ये वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बन गया और ये चीज क्या होगी, ये गैप जो था वो लोअर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी का गैप लोअर हो गया। तो ये क्या कर रहा है, कैटालिस्ट क्या काम कर रहा है, इट इज जस्ट रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि इतना सा कैटालिस्ट भी बहुत है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में। ये आपका ना तो गिब्स एनर्जी को अल्टर करता है, ना ही ये क्या करेगा, इट ओनली कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सिर्फ कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, ओनली स्पॉन्टेनियस एंड नॉट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन कराएगा, बट इट डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपका कभी भी Kc की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी रीच होगा। तो इफ आई आस्क व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो इट डू नॉट हैव एनी effect on equilibrium constant, rather it helps in only increasing the क्या बताया मैंने, it only helps in increasing the it helps in attaining the equilibrium faster। ये चीज आपने कहाँ पढ़ी है, क्लास 11th में भी पढ़ी है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन कैटलाइज होगी उतनी ही आपकी बैकवर्ड रिएक्शन कैटलाइज होगी बाय द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, यहाँ तक इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट कंप्लीट हुआ है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी तक हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब वी आर स्टडीइंग अबाउट द कोलिजन थ्योरी। देखो कोलिजन थ्योरी द साइंटिस्ट which developed was Trotz and Lewis. It was developed by Max Trotz and Lewis.
ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, ये आपकी थ्योरी थी इन द ईयर 1916 to 1918 एंड हिज कंप्लीट नेम वाज विलियम लुइस। अब क्या थी ये थ्योरी वन स्टडी, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को उन्होंने क्या कंसीडर किया था, उन्होंने कहा था जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दे आर हार्ड स्फीयर्स, दे आर हार्ड सॉलिड स्फीयर्स, या हार्ड कह दीजिए चाहे हार्ड सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है, क्योंकि देखो सॉलिड भी हार्ड होता है तो यू कैन आइदर कॉल्ड एज हार्ड दे कंसीडर इट एज सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो हार्ड स्फीयर्स है एंड रिएक्शन कब अगर होगी, जब ये स्फीयर्स आपस में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। उसने कहा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर हार्ड सॉलिड स्फीयर्स एंड द रिएक्शन वुड अकर ओनली, कब होगी, अगर व्हेन दीस कोलाइड विद ईच अदर, हार्ड सॉलिड स्फीयर्स व्हिच कोलाइड, अगर ये कोलाइड करेंगे तभी तो आपकी रिएक्शन होगी, उसने कहा दे विल कोलाइड विद ईच अदर। और जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी पर सेकेंड या पर यूनिट वॉल्यूम दे वर कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितने कोलिजन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कितने कोलिजन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर सेकेंड, इट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को वी रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ठीक है। और एक तो यही का, अब उसने कहा नेक्स्ट चीज ये है जो हमारी इफेक्ट करेगी केमिकल इक्वेशन को, इट वाज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर कोई भी आपकी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है जो आपकी ए बी अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेगी, प्रोडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग द रेट वाज गिवन एज, रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके अकॉर्डिंग, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग द रेट वाज गिवन एज z into e raised to the power minus pa upon rt, और z क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर AB मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसने रेट कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ZAB मैंने आपको क्या बताया, इट इज कॉल्ड एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, E क्या है आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, ठीक है। और आपके पास ये क्या हो जाएगा, E raised to the power the fraction of molecules which are having activation energy greater than the, ठीक है, which have higher activation energy, ठीक है। या तो आपकी हायर होगी एक्टिवेशन एनर्जी और इट माइट आल्सो बी इक्वल, सॉरी या इट मे आल्सो बी इक्वल, एनर्जी इतनी जो इक्वल होगी एक्टिवेशन एनर्जी की या फिर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी की। अगर मैं, देखो ये इक्वेशन आपकी क्या है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसी चीज को कंपेयर करती हूँ अर्हेनियस इक्वेशन के साथ, अर्हेनियस इक्वेशन व्हाट वाज इट सेइंग, दैट k इज इक्वल टू a into e माइनस EA अपॉन RT, यही तो मेरी अर्हेनियस थ्योरी, तो इसके अकॉर्डिंग z शुड बी इक्वल्स टू a। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है, अर्हेनियस फैक्टर के। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, लेकिन ये जो इक्वेशन है इट कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एक्यूरेटली, ये फेयरली जो कंसीडर करती है इक्वेशन वो एक्यूरेट मतलब रिजल्ट्स देती है, एंड फॉर द रिएक्शन व्हिच विल इन्वॉल्व ओनली एटॉमिक स्पीसीज या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर बाय चांस आपके पास मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, तब हम क्या करेंगे, देयर वुड बी अ डेविएशंस इन द वैल्यू। अब डेविएशन क्यों आ रहा है वैल्यू में, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो तो डेविएशन, तो देखो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी हर कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करती, नॉट एवरी कोलिजन विल लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, लेकिन जो कोलिजन आपकी क्या करेगी, विल लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसे आप बोलोगे इट इज द इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या है, द मॉलिक्यूल उसके पास क्या होना चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी विच विल लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इट मस्ट हैव अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट इट शुड हैव अ ओरिएंटेशन, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, इट इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन,
प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे ओरिएंट हुए में हो कि उनके पास क्या हो, उनमें कोलिजन अगर हो। अगर हमारे पास ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा देन देयर वुड बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब प्रॉपर ओरिएंटेशन क्यों नेसेसरी है? व्हाई इज प्रॉपर ओरिएंटेशन नेसेसरी? Because the proper orientation, it would facilitate the breaking of bonds and the formation of new bonds. Proper orientation could lead to bond breaking and bond forming and new bond forming. ठीक है, अगर new bonds form हो रहे हैं और old break हो रहे हैं, it means there would be a product formation. तो ऐसी वाली कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द इफेक्टिव कोलिजन्स। एग्जांपल आप किसी भी रिएक्शन का ले सकते हो। तो देखो, अगर हम एक चीज और ध्यान रखें कि अगर ओरिएंटेशन जो है प्रॉपर होगा तो क्या होगा? आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर होगा देन देयर वुड बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बिकॉज क्या करेंगे? मॉलिक्यूल सीधे सीधे एक दूसरे को क्या करेंगे? दे वुड बाउंस बैक एंड नो प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड। अब इफेक्टिव कोलिजन को ही कंसीडर करने के लिए नेक्स्ट फैक्टर व्हिच वाज टेकन इनटू अकाउंट वाज इट वाज कॉल्ड एज स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर जिसे हमने किससे डिनोट किया? इट वाज डिनोटेड बाय द सिंबल व्हिच इज P। स्टेरिक फैक्टर या आप इसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हो, चांस फैक्टर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग जो कोलिजन थ्योरी थी उसको रियाकोस इक्वेशन को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो? यू कैन से इट रेट इज इक्वल्स टू P into Z AP into E base 3 power minus E, where P is the probability factor or the chance factor. ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी में क्या हो गया है? एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे विल टुगेदर डिटरमाइन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और या फिर इफेक्टिव कोलिजन के मेन क्राइटेरिया को कौन दोनों डिटरमाइन करेंगे? दैट देयर मस्ट बी द प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड देयर मस्ट बी प्रॉपर एनर्जी। ठीक है, देखो ड्रॉबैक्स उसके ये थे। नंबर 1 वाज इट वाज कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर्स। मॉलिक्यूल्स को ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को वो क्या कंसीडर कर रही थी? इट वाज कंसीडरिंग देम हार्ड स्फीयर्स एंड इट वाज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, नॉट कंसीडरिंग द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब उनके स्ट्रक्चर को अकाउंट में ना लेके सिर्फ क्या कहते थे? दे वर हार्ड स्फीयर्स। तो इस चीज की कोलिजन थ्योरी के दीज वर द मेन ड्रॉबैक्स। ठीक है, लेकिन इसके एक एडवांटेज क्या था? वी वर गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो गाइस यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज कोई भी आपको क्वेरी हो यू कैन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन एंड टू गेट द recent updates of our video please do subscribe our channel.